बायस्ड होकर के आप बोल रहे हैं कुत्ते हैं, ये है, ये क्या है? मतलब अब पूरा देश इनको सुन रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की लैंग्वेज ये यूज करते क्यों हैं। तो अब मुझे लगता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संज्ञान में लेकर के इनको कंट्रोल करे, क्योंकि ये सिर्फ आज इन्होंने ईडी और सीबीआई को नहीं बोला। मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई को भी, जो भी हायर अथॉरिटी हैं वहाँ पर, उनको अवमानना का नोटिस इनको थमा देना चाहिए कि आप सार्वजनिक रूप से गालियाँ दे रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके पास पावर है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, कि उनको पास ये पूरा अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन करता है या थ्रू मीडिया अगर कोई भी मैटर आता है, तो संजय राउत को इसमें भड़कने की क्या जरूरत है। यहाँ पर अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, जो कि डाउटफुल डेथ है, तो उस पर अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो संजय राउत को क्या प्रॉब्लम है? मैम, संजय राउत कभी कंगना रनावत के लिए हरामखोर बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि उसकी डेफिनेशन नॉटी है, और अब संजय राउत ने ऐसे तरह का ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई कुत्ते हैं, और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना है। देखिए, उनको मुझे लगता है कि इस तरीके का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको कैसे वो मिनिस्टर बने हुए हैं, कैसे वो मतलब राज्यसभा मेंबर बने हुए हैं। देखिए, इनकी भी जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, इन पर इस तरीके की भाषा शैली का यूज करने के लिए बैन लगना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये मैसेज डिलीवर करे। आज ये बोल रहे हैं, कल शिवसेना के कार्यकर्ता बोलेंगे, क्योंकि संजय राउत की उस शिवसेना पार्टी के अंदर वो स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ये उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही ख़राब है। और अगर बोलना है तो आप उनकी कार्यशैली जो है सीबीआई की या ईडी की, आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, या आप अदर कुछ भी आपको लगता है कोई कंटेंट पे कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके की भाषा शैली की बायस्ड होकर के आप बोल रहे हैं कुत्ते हैं, ये है, ये क्या है? मतलब अब पूरा देश इनको सुन रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की लैंग्वेज ये यूज करते क्यों हैं। तो अब मुझे लगता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संज्ञान में लेकर के इनको कंट्रोल करे, क्योंकि ये सिर्फ आज इन्होंने ईडी और सीबीआई को नहीं बोला। मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई को भी, जो भी हायर अथॉरिटी हैं वहाँ पर, उनको अवमानना का नोटिस इनको थमा देना चाहिए कि आप सार्वजनिक रूप से गालियाँ दे रहे हैं, और ये एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अवमानना कर रही है उस संस्था का, जो सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी का आप कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जा सकते हैं वो लोग। मैम, यहाँ पर जनता का सवाल ये भी है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ईडी और सीबीआई के लिए कर रहे हैं, आखिरकार इनकी क्या दुश्मनी है ईडी और सीबीआई से? क्या सीबीआई से इसीलिए दुश्मनी है कि वो सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और पालघर के मुद्दे पर जांच कर रही है, और ईडी से इसीलिए दुश्मनी है क्योंकि वो इनके एक के बाद एक एमएलए पर छापा मार रही है कि उनके पास इतनी बेनामी संपत्ति कहां से आई? देखिए, इनका इशू क्या है कि इनकी जब से ये गवर्नमेंट बनी है, ये डिक्टेटरशिप वहाँ चलाना चाह रहे थे, निरंकुश सरकार चलाना चाह रहे, जो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट करवाया, वहाँ की जो पुलिस थी उसने पूरे फैक्ट को टेम्पर कर दिया कि आज सीबीआई के हाथ भी मुझे लग रहा है कि कुछ खास लगा नहीं है, नहीं अभी तक एफआईआर कोई ना कोई लॉन्च हो जाती। तो ये सारी चीज़ें जब इन्होंने करवाई और वो मैटर सीबीआई को दिया जा चुका, और बाद में देखा ईडी भी इन्वॉल्व हुई, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जब आया, तो अभी तक आप सोचिए कि कितने लोग जेल जा चुके हैं। तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये वो बॉलीवुड इंडस्ट्री, नो डाउट उसमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छी फिल्में भी दी हैं, लेकिन रेशियो अगर देखा जाए तो किस तरीके की इन्होंने काम किए हैं वो तो देखना पड़ेगा ना। कि जो लोग फ्रंट पर आकर के अपने आप को एक आर्टिफिशियल रूप में अच्छा दिखाने के लिए प्रेजेंस कर रहे थे, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे दुनिया के सामने, लोगों के सामने, उनकी रियलिटी क्या है कि उनके घर में ड्रग्स पाया जा रहा है, वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनको तो हमारा यूथ फॉलो कर रहा है, तो वो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? जो इनलीगल काम है वो आप कर रहे हैं। और अगर ड्रग आप कंज्यूम करें, इट मीन्स कि ड्रग जो लोग सप्लाई करें उनके कॉन्टेक्ट में हैं आप। और कौन ड्रग सप्लाई कर रहा है? ये वो लोग होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हमारी कंट्री को कमज़ोर करना चाहते हैं। पंजाब में कितना पहले एक मूवी भी बनी थी, उसमें भी काफ़ी उसमें दिखाया गया कि कैसे हमारा जो यूथ है वो शराब के नशे में अभी भी धुत रहता है, और वो उनकी जो भी एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही। तो इन सारी चीज़ों से जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो निश्चित रूप से उस पर इंक्वायरी होगी, और जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने किया, और कितने लोग जेल में गए हैं। तो इनको एक तरीके से कहेंगे कि कहीं ना कहीं इनको ये मिर्ची लग रही है, भड़के हुए हैं अंदर से कि इंटरफेयर कैसे कर दिया। ये एक तरीके से इंटरफेयर नहीं कहूँगी, ये तो पावर है, उन सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास पावर है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, कि उनको पास ये पूरा
पूरा अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन करता है या थ्रू मीडिया अगर कोई भी मैटर आता है तो संजय राउत को इसमें भड़कने की क्या ज़रूरत है। उनको तो मुंबई को और भी क्लीन करने के लिए फर्दर आगे आकर के एक लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की बात करनी चाहिए थी कि महाराष्ट्र में अगर ये इस तरीके का स्मगलिंग हो रहा है, इसका ड्रग्स का, इन सारी चीज़ों का, तो इस पर हमें बैन लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन अब तो उल्टा तो पूरा देश देख रहा है इनकी इन हरकतों को। मैम, ये किस दिशा में जा रही है महाराष्ट्र सरकार और किस दिशा में ले जा रही है ये महाराष्ट्र को? जिस तरीके के इनके नेताओं के बयान आते हैं, 900 करोड़ रुपए के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। इनके नेता जो हैं वो महिलाओं के लिए, सैनिकों के लिए, जो हमारे पूर्व नौसेना के सैनिक होते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। इस तरीके की सीबीआई, ईडी के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र ओनली मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे देश की बात करूंगी। एक तरफ जब हमारी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल एजेंसी है या नेशनल एजेंसी है, वो रिपोर्ट निकालते हैं कि देश के अंदर जो है पॉवर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है, अमीरी कितनी है। तो आज से करीब 4 साल पहले भी एक आंकड़ा आया था कि 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है और 90% लोगों के पास 10% प्रॉपर्टी है। इतना भेदभाव है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है। वो इसीलिए है कि जब 900 करोड़ रुपए एक एमएलए की प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो फिर क्या होगा देश के अंदर। और ये सिर्फ घोटाले करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सरकार में जनता चुन के पहुंचा रही है और वो जनता भी वोट कर रही है जो झुग्गी झोपड़ियों में सर्वाइव कर रही है। वो जनता भी, सभी लोग वोट करते हैं। लेकिन आज का हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। महाराष्ट्र में अभी जब लॉकडाउन हुआ, देखिए वहाँ से लोग कैसे भागे। वहाँ पर खाने का इश्यूज हो रहा था। वहाँ के लोकल जो कुछ लोग थे जो कि नॉन गवर्नमेंट के लोग थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे मैं कहूँगी कि एक तरीके से फेलियर ही रहा। और इतना ज़्यादा वहाँ पर भी ये कोरोना जैसी बीमारी काफ़ी लेवल पे फैली थी। महाराष्ट्र में नंबर 1 चला गया था। तो उन चीज़ों को आप कंट्रोल करने की जगह, आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देने की जगह, इस डायरेक्शन में आपका जो भी पॉलिटिशियन है वो काम कर रहे हैं और घोटाले कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। तो कैसे आप महाराष्ट्र को, एक्चुअल में महाराष्ट्र को तो आप पहुंचा रहे हो, महाराष्ट्र का अपमान तो आप कर रहे हो। और अगर हम सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उस पर आपको कहेंगे कि फिर से आप भड़क जाते हैं, महाराष्ट्र को आपने अपमान कर दिया। महाराष्ट्र का कभी किसी ने अपमान नहीं किया। मेरे भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हम सब प्यार करते हैं मेरी कंट्री का। चाहे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत हो, हर कोने में हर व्यक्ति जो गरीब से गरीब है, जो निचले से निचले किसी भी जाति, रेस, धर्म का है, हम उस सबको प्यार करते हैं। लेकिन आप अपने महाराष्ट्र को अलग बताने की क्यों कोशिश करते हो? क्योंकि हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए ना, यूनियन ऑफ इंडिया है ये। आप कोई भी इस देश का जो राज्य है वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकता है। तो आप महाराष्ट्र क्यों लगाए रहते हैं? महाराष्ट्र में तो उत्तर प्रदेश, बिहार से सबसे ज़्यादा लोग तो बिहार से जा करके वहाँ पर आप लोगों के एम्प्लॉय बन के काम करें। अगर आपके एम्प्लॉय नहीं बनेंगे तो आपकी सर्वाइविंग का सवाल आ जाएगा। तो इन चीज़ों को इन लोगों को समझना चाहिए। जी मैम, यहाँ पर ये भी है कि सामना के लिए उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उद्धव ठाकरे ये बोलते हैं कि जो हमारे पीछे पड़ेगा हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। और उसी का, जैसे कि कल संजय राउत ने इंटरव्यू दिया और आज उन्होंने ट्वीट कर दिए, सीबीआई और ईडी को कुत्ता बता दिया। तो ऐसा लग रहा है कि उसी सारी चीज़ों का फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए, पीछे पड़ने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर कोई पर्सनल लड़ाई लड़ी जानी है? यहाँ पर अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, जो कि डाउटफुल डेथ है, तो उस पर अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो संजय राउत को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं होनी चाहिए ना। अगर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ईडी हमारे या किसी और के घर की नहीं है। अगर उनको लगा कि यहाँ पर जो भी इकोनॉमिकल ऑफेंसेस हो सकते हैं तो ईडी आ गई वहाँ पर, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जब ये आया खुलासा, जब वो चैट सामने आई तो वो इन्वॉल्व हुई और उसने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर जब वो बीच में आ गई तो इसमें हम सबक सिखाएंगे, हम तुम्हारे पीछे हाथ दो। इसका मतलब क्या है? ये एजेंसियां अपना वर्क कर रही, तुम किसके पीछे हाथ धो करके पड़ोगे? सीबीआई के पीछे पड़ोगे तो सबसे पहले फिर अपनी महाराष्ट्र पुलिस के पीछे पड़ो, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरा ख़त्म ही कर दिया है। अदरवाइज मेरी भी कई एक सीनियर जो डॉक्टर हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं, उन लोगों से डिस्कशन हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। उनसे मैंने डिस्कस किया उनकी रिपोर्ट को लेकर के, तो उनका कहना
है कि नहीं ये सुसाइड है ही नहीं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास वो केस नहीं आया, कोई और एडवोकेट इसको हैंडल कर रहे थे, लेकिन साफ साफ ये चीज़ें हैं उसमें कि उसके व्यक्ति की हत्या की गई है। तो आप बताइए, जिस व्यक्ति की, जिस हीरो की जो बाहर जा कर के वहाँ पर पैसे अर्न कर रहा है, फिर वो टैक्स पे कर रहा है और इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, देश के यूथ को प्रमोट कर रहा है, बिहार के बच्चे को उन्होंने नासा में भेजा, अगर उस व्यक्ति की डेथ हुई तो क्या इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं था उनका कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? आपको इतना, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र के एक केस में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हुआ, देश के अंदर बहुत सारे हैं, अभी हाथरस में क्राइम हुआ है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, अदर बहुत आरुषि हत्याकांड हुआ था उसमें हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस हैं, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? तो ये उनको सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बुजुर्ग हो चुके हैं, थोड़ा सा वो अपना दिमाग को संतुलित रख करके सोचें कि आज की डेट में मीडिया है, हर कोई सुनता है एक दूसरे को, और आप गलत मैसेज डिलीवर करके इस दुनिया से मत जाइए। मुझे तो लगता है उनको अपने आप को थोड़ा संतुलित रखना चाहिए, दिमाग को। और मैम यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके की चीज़ें और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये हर उस इंसान के लिए जो इनकी गवर्नमेंट से सवाल पूछता है। कंगना ने अगर कुछ पूछ दिया तो उनकी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया तो उन्हें तलोजा जेल में डाल दिया, और अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अगर पूरे देश ने सवाल उठाया तो इन्होंने ये कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने देंगे। तमाम तरीके की कोशिश उन्होंने उस केस को भी रोकने की कोशिश की। आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? और जब ड्रग्स की बात आती है तो ड्रग्स कार्टेल को बचाने के लिए चल देते हैं ये। देखिए, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब टेम्पर भी की जा चुकी होंगी, और कहीं ना कहीं इसमें तो पॉलिटिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाता है ड्रग्स वाले एंगल में, क्योंकि ये जो एक नेक्सस है, पुलिस को पता होता है कि कहाँ पर कौन सा स्मगलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें, हम इन चीज़ों से नहीं भाग सकते हैं, और जब तक इन रियलिस्टिक ग्राउंड पर बात नहीं होगी, पुलिस को पता है कहाँ पर हो रहे हैं। तो पुलिस किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुलिस है तो वो क्यों नहीं, और आप कहते हो कि महाराष्ट्र पुलिस तो सबसे अच्छी पुलिस है, फिर नहीं, फिर ये कैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं और फिर कैसे घर में ड्रग्स रख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरा कि कंगना रनौत का इन्होंने घर डिमोलिश किया, तो देखिए इन्होंने कर लिया बाइज तरीके से, आपने मॉर्निंग में नोटिस लगाया और आफ्टरनून में जाकर के बिल्डिंग को गिरा दे रहे, तो ये तो आप लोगों की फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे थे। और भी इनलीगल बिल्डिंग्स बने हुए हैं, आपने उनको क्यों नहीं डिमोलिश किया? तो पूरे देश ने देखा, और उस चीज़ पर माननीय जो उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है और कंपनसेशन की बात की है। अब ये नुकसान किसका करे? आप सोचिए, आपने बाइज्ड तरीके से उसका घर गिरा दिया, उनका कंगना रनौत का घर गिराया, वो पैसा कंपनसेशन का अब गवर्नमेंट को कंगना रनौत को पे करना है। क्या वो पैसा गवर्नमेंट पैदा कर रही? नहीं, वो हमारे आपके टैक्स का पैसा है, आम लोगों का पैसा। मतलब आप अपने पर्सनल लड़ाई झगड़े में देश का ही नुकसान किए जा रहे हो, देश का टाइम बर्बाद कर रहे हो आप लोग फालतू की बकवास करके, जैसे लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं, पैसा हमारा बर्बाद कर रहे हो आप लोग, लोगों के आम जो इंसान है उसका पैसा बर्बाद कर रहे हो। ऐसी अगर अर्नब गोस्वामी की बात करें तो हमने देखिए, पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि इस केस में कुछ है नहीं, क्योंकि जो रीओपन केस होता है उसमें विदाउट कोर्ट के परमिशन के आप केस को रीओपन नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, इसमें यह भी एंगल एक था कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी के पास पैसे, सपोज मेरे पैसे आपके पास हैं और आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, अगर हम आप हमें हमारे पैसे नहीं दे पाए तो क्या हम सुसाइड करेंगे? तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए, सुसाइड के लिए क्या अर्नब गोस्वामी ने उनको प्रोवोक किया था? अगर प्रोवोक नहीं किया है, अगर अबिटमेंट सुसाइड नहीं किया है उसको कि नहीं आप फांसी लगा लो, या इस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट किया था। इस देश के अंदर बिजनेस होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बैंकों के पास करोड़ों का एक दूसरे के पास कर्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप उस दायरे में लाओ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो केस हुआ था, बंद हो गया, रीओपन आपने किया, वो गलत प्रोसेस से किया, और उसी गलत प्रोसेस पर उंगली उठा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को बंद करने की बात कर दी है। तो लीगल, मैं कहूँगी कि लीगल जब एस्पेक्ट आता है किसी भी केस में, तो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है अर्नब गोस्वामी के केस में भी कि ये फंडामेंटल राइट है कि हम क्या अपना ओपिनियन रखते हैं किसी चीज़ को लेकर के। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन ओपिनियन तो रख सकते हैं, और प्रेस को जो आज़ादी है वो आम नागरिक से थोड़ी ज़्यादा आज़ादी है, मतलब ये कहीं डिफाइन नहीं है
लेकिन अगर प्रेस एक्ट देखें तो उसमें कि वो रिपोर्टिंग करने का उनको अधिकार है, जहां आम नागरिक नहीं जा सकता वहां पर रिपोर्टर जा सकता है, ठीक है। तो उसके तहत वही वर्डिक्ट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और मैं सैल्यूट करती हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है इस पर लोगों का भरोसा बरकरार है, और आगे अगर इस तरीके का कुछ होगा तो वहाँ से लोगों को तो राहत मिलनी है। मैम, अगर आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया और जुडिशरी का नाम लिया तो ये भी है कि जिस तरीके का वर्डिक्ट कंगना और अर्नब गोस्वामी के मामले में आया उसको लेकर ये बहुत अच्छी बात है कि सच्चाई की यहाँ पर जीत हुई है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोर्ट पे लेकर सवाल उठा देते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, कोर्ट जो है वो चलता है फैक्ट से, कोर्ट हमारी आपकी ओपिनियन से नहीं चलता है। हमारी और जो आपकी किसी की भी देशवासियों की जो ओपिनियन है, नो डाउट कि वो ओपिनियन सही भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर डिबेट डिस्कशन होते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, चाहे हम फीमेल के मुद्दे की बात करें या अभी फॉर्मर्स का मुद्दा है या सुशांत सिंह राजपूत का है, तो उससे क्या होता है कि डिबेट डिस्कशन होते हैं और गवर्नमेंट जो है वो लॉ मेकिंग करती है, लेकिन कोर्ट के सामने जो चीज़ें जाती हैं कोर्ट उन फैक्ट पर बात करती है, उनका इंटरप्रिटेशन करती है और उसके आधार पे ही जजमेंट देती है। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है, कोर्ट के वर्डिक्ट डिफरेंट आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो तो इस केस में भी, चाहे कंगना चाहे अर्नब गोस्वामी के केस की बात करें, तो देश के अंदर दो धड़े बने हुए थे, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि जब लोगों के फेवर में, जैसे सपोज दैट मेरी डिफरेंट ओपिनियन है आपसे, अगर मेरे फेवर में मानिए सर्वोच्च न्यायालय से कुछ वर्डिक्ट आ गया तो आप एलिगेशन सर्वोच्च न्यायालय पे थोड़ी नहीं लगाना चाहिए, अगर मेरे अगेंस्ट आ गया तो मुझे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे जो भी लॉयर हैं वो प्रॉपर प्रिपरेशन करके इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट में आर्गूमेंट प्रॉपर करें, कोर्ट में इंटरप्रिटेशन हो, चीज़ों का फैक्ट रखें, उस आधार पे जजमेंट आता है। तो इस तरीके का, लेकिन हाँ वही है कि आर्टिकल जो 19 है, आपको अपने एक्सप्रेशन एंड स्पीच का अधिकार है, तो हर व्यक्ति जो भी अपनी ओपिनियन रखता है उसका भी हम वेलकम करते हैं कि हो सकता है कि आज नहीं आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें वहाँ से भी निकल करके आएँ, लेकिन बाइस्ड तरीके से एलिगेशन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मैम।